हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के अगले पोस्टुलेट्स के बारे में। हमने 3 पोस्टुलेट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, क्योंकि लास्ट क्लास को कंडक्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पार्टिकल दिया है 1D बॉक्स में और उसकी लेंथ है L, और बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है बिटवीन x = 0 से L तक एंड इनफाइनाइट है आउटसाइड दिस लेंथ। हमें बताना है कि फंक्शन एक्सेप्टेबल कौन होगा। 4 जो हमें फंक्शन दे रखे हैं इनमें से एक्सेप्टेबल कौन सा फंक्शन होगा अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फंक्शन एक्सेप्टेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फंक्शन एक्सेप्टेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 3 कंडीशन बताई थी। उसमें सबसे पहली कंडीशन थी जो हमारे पास फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, प्लस वो फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन थी जो साई है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जिसको चेक करने के लिए हम साई का डेरिवेटिव कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो साई कंटिन्यूस है। सेकंड था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई भी कंटिन्यूस होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए हम इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते थे तो ये बन जाता है डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस है। थर्ड कंडीशन थी बाउंड्री कंडीशन, जिसमें था साई है वो एट बाउंड्री 0 को टेंड कर जाना चाहिए। साई एट बाउंड्री 0 को टेंड कर जाना चाहिए, साई एट बाउंड्री 0 हो जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से बताना है कि कौन सा फंक्शन एक्सेप्टेबल है। तो चलिए सोल्व करते हैं, एक एक ऑप्शन को देखें कि कौन सा फंक्शन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को सोल्व करना चाहूँ, ये ऑप्शन को सोल्व करना चाहूँ, तो देखिए एट x = 0 हमारे पास फंक्शन साई की वैल्यू आएगी a cos ऑफ n पाई × 0 डिवाइडेड बाई l। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। तो ये बन जाएगा a cos ऑफ 0, जिसकी वैल्यू आएगी a के इक्वल। तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम अगर सेकंड फंक्शन की बात करें, सेकंड फंक्शन है हमारे पास b × x + x²। तो मुझे पहले x = 0 पर चेक करना है कि वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो ये मैं x = 0 इस फंक्शन में जब पुट करूँगा तो ये बनेगा b × 0 + 0²। तो ये बन जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ पर तो ये बाउंड्री को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड हमें चेक करना है साई को एट x = L। तो मैं इसमें x की जगह L वैल्यू पुट करूँगा तो ये बनेगा b × L + L², जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ नो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बाउंड्री कंडीशन को। तो इसका मतलब जो सेकंड फंक्शन है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन। थर्ड फंक्शन को देखते हैं हम, सी ऑप्शन को। इसमें जो हमें फंक्शन दिया है वो साई = c × x³ × x - l। जब मैं x = 0 पुट करता हूँ तो ये बनेगा c × 0³ × 0 - l। तो ये वैल्यू बन जाएगी 0। इसका मतलब है x = 0 के ऊपर साई की वैल्यू 0 आई है। यहाँ पर जो साई है वो बाउंड्री कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। अब हम x = L पर चेक करेंगे। तो जब मैं x की वैल्यू L पुट करूँगा इस फंक्शन में तो ये बनेगा c × L³ × L - L। तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 0। इसका मतलब है साई एट x = 0 भी 0 है एंड साई एट x = L भी 0 है। इसका मतलब है जो ये साई है ये बिल्कुल अलाउड फंक्शन है। जो सी ऑप्शन है बिल्कुल अलाउड फंक्शन है। चेक करना चाहते हो तो आप डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। इसमें अगर x = 0 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू बनेगी d/sin ऑफ n पाई × 0 डिवाइडेड बाई l।
तो ये बन जाएगा d डिवाइड बाई साइन ऑफ जीरो। साइन ऑफ जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ये बन जाएगा d डिवाइड बाई जीरो, जिसकी वैल्यू बनेगी इन्फिनिटी। तो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारे पास जो कंडीशन है किसी भी फंक्शन को बताने की कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये IIT JAM 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन इनमें से एक्सेप्टेबल है। ये क्वेश्चन गेट 2017 में आया था। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो हमारे पास एक ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये है ब्रेकिंग पॉइंट। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं सेकंड फंक्शन को देखूं, सेकंड फंक्शन में अगर मैं कोई x की एक वैल्यू लेता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में साई की 1 2 3 तीन वैल्यू आ रही हैं। इसका मतलब है जो ये फंक्शन है ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और हमें पता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी अलाउड नहीं है हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री में। थर्ड को अगर मैं चेक करूँ, थर्ड फंक्शन को, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर एक स्टीप चेंज है। स्टीप चेंज का मतलब है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फंक्शन भी नॉट अलाउड है। फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए अगर कोई फंक्शन एक्सेप्टेबल है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये फंक्शन भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर हम फोर्थ को देखें, इसमें सबसे पहले अगर हम बाउंड्री कंडीशन को देखते हैं तो ये फंक्शन जीरो हो जा रहा है यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन के ऊपर, तो ये फंक्शन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बाउंड्री को सेटिस्फाई करता है। सेकंड, अगर हम सिंगल वैल्यूड को देखें तो देखिए अगर इस x के रिस्पेक्ट में मैं वैल्यू निकालना चाहूँ साई की, तो इस x1 के रिस्पेक्ट में अगर साई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। सिमिलरली मैं इस x2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक फाइनाइट और एक सिंगल वैल्यू आएगी। इसका मतलब है ये फाइनाइट प्लस सिंगल वैल्यूड ग्राफ है, फाइनाइट प्लस सिंगल वैल्यूड ग्राफ है। फर्स्ट हो गया कंडीशन बाउंड्री कंडीशन, सेकंड हमारे पास हो गया फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। थर्ड देखते हैं कहीं स्टीप चेंज तो नहीं है, स्टीप चेंज तो नहीं है, तो देखिए ये लीनियर इंक्रीज हो रहा है और लीनियर डिक्रीज हो रहा है, कहीं भी स्टीप चेंज नहीं है। इसका मतलब है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और ये फंक्शन हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री में अलाउड फंक्शन होगा, अलाउड फंक्शन है। तो ये गेट 2017 का क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन डी वाज द राइट ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम अपने पोस्टुलेट्स को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है क्वांटम केमिस्ट्री का। जब मैंने आपको थर्ड पोस्टुलेट पढ़ाया था तो बताया था अगर हमें किसी ए ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकालनी है तो हम उसमें यूज करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, जिसमें हम ए ऑब्जर्वेबल के ऑपरेटर को किसी साई फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं और हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और जो साई फंक्शन है वो सेम हो जाता है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू आती है या फिर जो आइगन वैल्यू आती है वो इस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू होती है, इस ऑब्जर्वेबल की वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू होती है। यहाँ पर अगर ऑब्जर्वेबल काइनेटिक एनर्जी है तो जो ए है ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई लीनियर मोमेंटम है तो ये साई के रिस्पेक्ट में जो लीनियर मोमेंटम है उसकी वैल्यू हो जाएगी। और मान लीजिए अगर ये साई की वैल्यू है ये सेम ना रहे या फिर जो ये ए है ये कांस्टेंट ना आए, तो मैंने बताया था आपको हम मूव करते हैं एवरेज वैल्यू की तरफ, एवरेज वैल्यू की तरफ। तो देखते हैं फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री क्या कहता है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इस पोस्टुलेट की, क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है इफ ए सिस्टम is described
बाई ए फंक्शन psi, then average value of observable corresponding to operator A is given by ए ऑपरेटर की जो एवरेज वैल्यू है वो होगी साई स्टार इंटू ए ऑपरेटर इंटू साई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ डिवाइडेड बाई साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ की वैल्यू मैंने आपको बताई है। अगर 1D होगा तो dx, 2D होगा तो dx इंटू dy और 3D होगा तो dx इंटू dy इंटू dz। अगर हमारे पास जो फंक्शन है साई वो नॉर्मलाइज्ड हो जाता है तो इसका मतलब है साई स्टार इंटू साई का इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो ये वैल्यू है इसको हम 1 पुट करेंगे तो जो एवरेज वैल्यू है वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इंटू ए इंटू साई इंटू डी टाउ। ठीक है, अगर हमें किसी ए ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू निकालनी है और उसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन दिया है हमें वो नॉर्मलाइज है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री था। अब हम अपना नेक्स्ट पोस्टुलेट और लास्ट पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे, फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। जब मैंने आपको फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाया था तो मैंने साई को डिपेंडेंट बताया था कोऑर्डिनेट एंड टाइम के, और ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता था साई ऑफ आर इंटू साई ऑफ टी, मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ साई आर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट इंटू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के मल्टीप्लिकेशन में इसको लिख सकता था। तो और मैंने बताया था जो साई टी है जो फंक्शन डिपेंडेंट ऑफ टाइम है इसकी वैल्यू हम फिफ्थ पोस्टुलेट से निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। हमारे पास जो हैमिल्टोनियन होता है इसका ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम होता है प्लस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी टी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी टी। हमें पता है किसी हैमिल्टोनियन को अगर साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यू होती है वो एनर्जी होती है और जो साई ऑपरेटर है वो सेम हो जाता है। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को इस सेकंड वैल्यू में इक्वेशन में पुट करूं तो देखते हैं वैल्यू क्या बनती है। तो मैं एच की वैल्यू पुट करूंगा तो ये बनेगा प्लस आयोटा एच बार इंटू डी अपॉन डी टी इंटू साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। अब मैं जो साई वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, तो डी साई अपॉन जो साई है ये इसके डिवाइडेड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा डी साई अपॉन साई। और इस टाइम वाली टर्म और इस कांस्टेंट को एक साथ लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा ई डिवाइडेड बाई आयोटा एच बार इंटू डी टी। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो क्या बनता है देखते हैं। जो हमारे पास डी साई अपॉन साई है इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये बनेगा एल एन ऑफ साई। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ और देखता हूँ वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर आ जाएगा एल एन साई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आयोटा एच बार इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी के इक्वल, टी है जी टाइम, ये है टाइम TIME टाइम। तो हमारे पास जो साई है वो आ गया वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम साई टी की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको एक्सपोनेंशियल में खोल देंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर ई इंटू टी डिवाइड बाई आयोटा एच बार। अब मैं ऊपर और नीचे अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा इंटू ई टी डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर इंटू एच बार। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के इक्वल, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो ये वैल्यू बन जाएगी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई इंटू टी डिवाइड बाई एच बार। तो जो
वेव फंक्शन था डिपेंडेंट ऑफ टाइम, उसकी वैल्यू आई है e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा e इंटू टी डिवाइड बाई एच बार। याद करने के लिए आप थोड़ा सा यूनिट का हेल्प ले सकते हो। जो एच बार है इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड, और जो ई की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और टाइम की यूनिट सेकंड। और जो एक्सपोनेंशियल है इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, तो आप यूनिट्स का थोड़ा हेल्प से जो साई टी है इसकी वैल्यू को याद कर सकते हो। तो ये हुआ हमारे पास साई टी की वैल्यू। अब जो हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन है वो क्या बनेगा वो देखते हैं। टोटल वेव फंक्शन था साई ऑफ आर टी, जिसकी वैल्यू थी साई ऑफ आर इंटू साई ऑफ टी। जो हमने साई ऑफ टी वैल्यू निकाली वो यहाँ पुट करते हैं, तो ये बन जाता है साई आर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ई इंटू टी डिवाइड बाई एच बार। ये बन गई टोटल वेव फंक्शन साई आर टी की वैल्यू। तो ये हमारे पास टोटल वेव फंक्शन साई आर टी की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता क्या है? ये होता है प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का निकालने का फॉर्मूला होता है साई स्टार, टोटल फंक्शन का यूज करेंगे, इंटू साई टी। टी है टोटल वेव फंक्शन, ठीक है। अगर मैं टोटल वेव फंक्शन को लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ साई स्टार ऑफ आर कोमा टी इंटू साई ऑफ टी, साई ऑफ आर कोमा टी, ठीक है। अब मैं आर कोमा टी की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकता हूँ। तो मैं अगर ये वैल्यू पुट करता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। साई आर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ई इंटू टी डिवाइड बाई एच बार का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इंटू साई आर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ई इंटू टी डिवाइड बाई एच बार। अगर जब मैं इस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को अंदर ऑपरेट कराऊंगा तो देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले साई आर के साथ ऑपरेट होगा तो साई आर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देगा। जब ये ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइड बाई एच बार के साथ ऑपरेट होगा, इसका हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे तो ये ई रेज़ टू पावर जो माइनस आयोटा एच बार है इसका साइन चेंज कर देगा और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साई स्टार आर इंटू ई रेज़ टू पावर प्लस आयोटा ई टी डिवाइड बाई एच बार। और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू थी वो सेम रह जाएगी, साई आर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइड बाई एच बार। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जा रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला बन जाएगा साई स्टार आर इंटू साई आर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू बन जाएगी साई स्टार आर इंटू साई आर। इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम के इंडिपेंडेंट है। और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हमने फंक्शन लिया था साई, वो क्या था, डिपेंडेंट ऑफ टाइम, डिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री में कोई साई है वो और वो टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है वो साई है वो स्टेशनरी वेव फंक्शन है। स्टेशनरी वेव फंक्शन है। अब हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई फंक्शन स्टेशनरी वेव फंक्शन है, मतलब वो टाइम इंडिपेंडेंट है वो या फिर वो टाइम डिपेंडेंट है। इसको देखने के लिए अगर मैं कोई फंक्शन साई का ग्राफ बनाता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर कोई साई का ग्राफ टाइम के साथ कुछ ऐसा है, तो अगर इन नोड्स की वैल्यू, जो ये नोड्स हैं इनकी वैल्यू टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होती है, नोड्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम वो फंक्शन टाइम
इंडिपेंडेंट फंक्शन है या फिर जो वेव है वो एक स्टेशनरी वेव है, या फिर जो फंक्शन है वो एक स्टेशनरी वेव फंक्शन है। इसको और समझने के लिए आप स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप दो सॉलिड सरफेस ले लीजिए, फिक्स सरफेस ले लीजिए और इसके बीच एक स्ट्रिंग को बांध दीजिए और इसमें वेव प्रोड्यूस किए। अगर टाइम 0 होगा तो इसमें जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, लेकिन जो नोड हैं उनकी पोजीशन सेम रहेगी। इसका मतलब जो वेव यहाँ पर जनरेट हुई है वो एक स्टेशनरी वेव है। ऐसे ही टाइम इंडिपेंडेंट है तो एक टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन भी होगा। तो जो साई है, जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, जो साई टाइम डिपेंडेंट होता है उसमें जो नोड्स की पोजीशन है, नोड्स पोजीशन चेंज होती है विद टाइम, चेंज विद टाइम के साथ वो चेंज होती रहती है। इसके लिए आप स्ट्रिंग को एक साइड से फिक्स कर दीजिएगा और कोई वेव जनरेट करेंगे तो देखिए, अगर मैंने कोई ये वेव जनरेट की है तो विद टाइम आप देखोगे इसका जो नोड्स हैं उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाएगा। अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर नोड बन रही हैं तो एट टाइम t यहाँ पर नोड बनेंगी। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो नोड्स की पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिफ्थ पोस्टुलेट। अब हम आगे बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन, इसकी बात करते हैं। तो देखिए ये होती क्या है, ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है जिसमें एक ऑपरेटर होगा। आइगन वैल्यू इक्वेशन है तो इसमें ऑपरेटर होगा और एक आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, फंक्शन कोई साई है जिसके ऊपर हमें ये आइगन वैल्यू इक्वेशन लगानी है। तो जो इसमें ऑपरेटर होता है वो एच ऑपरेटर होता है, जिसे हम हैमिल्टोनियन भी कहते हैं, और जो आइगन वैल्यू होती है इस एच के रिस्पेक्ट में वो ई होती है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को, लिखूँगा एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच की वैल्यू होती है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो कुछ होती है माइनस एच बार स्केयर अपॉन 2m इंटू डेल्टा स्केयर प्लस वी में सभी पोटेंशियल हैं, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। ये होती है हैमिल्टोनियन की वैल्यू। इस वैल्यू को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या बनता है देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस एच बार स्केयर अपॉन 2m इंटू डेल्टा स्केयर प्लस वी इंटू साई इजिकल टू ई साई। अब इस साई को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बनता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एच बार स्केयर अपॉन 2m इंटू डेल्टा स्केयर इंटू साई प्लस वी इंटू साई इजिकल टू ई साई। अब इस पोटेंशियल को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस एच बार स्केयर अपॉन 2m इंटू डेल्टा स्केयर इंटू साई इजिकल टू ई माइनस वी इंटू साई। अब जो ये डेल्टा स्केयर इंटू साई हमें बनाना है तो ये माइनस एच बार स्केयर को इधर मूव कर देंगे पूरे को, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा स्केयर इंटू साई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m डिवाइड बाई एच बार स्केयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई। अब अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो डेल्टा स्केयर इंटू साई प्लस ऑफ 2m डिवाइड बाई एच बार स्केयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जिसमें ये डेल्टा की वैल्यू होती है, ये अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग होती है। अगर हम 1D की बात करें तो ये वैल्यू होती है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम 2D की बात करें तो ये वैल्यू हो जाती है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हम 3D की बात करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z।
ये हमारे पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है। इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, आज देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उन एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन, कहाँ का इसका एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले होता है पार्टिकल इन ए बॉक्स। पार्टिकल इन ए बॉक्स में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, 1D बॉक्स भी पढ़ेंगे, 2D बॉक्स भी पढ़ेंगे और 3D बॉक्स भी पढ़ेंगे। पार्टिकल ए बॉक्स का यूज़ करके हम ट्रांसलेशन मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन मोशन के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन होता है इसका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO। इसमें भी हम तीन पढ़ेंगे, 1D, 2D और 3D। 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसे ही 2D ऐसे ही 3D। इसका यूज करके हम वाइब्रेशन मोशन के बारे में पढ़ते हैं ऑफ पार्टिकल। थर्ड पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन एटम। थर्ड एप्लीकेशन है हाइड्रोजन एटम, जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल पढ़ते हैं। एंड फोर्थ एप्लीकेशन है इसका रिजिड रोटर बोल ले या फिर रिंग बोल लो, दोनों पढ़ने हमें। रिजिड रोटर भी पढ़ना है, रिंग भी पढ़ना है। इसका यूज करके हम रोटेशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज करके हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चार एप्लीकेशन है हमारे पास स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास से हम एक एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।